क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की क्या आयु है? यहाँ पे आपकी उम्र की बात नहीं हो रही। सवाल यह है कि आपकी बॉडी में जो मैटर है उसकी क्या एज है। चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। आपका शरीर तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स में मिलता हर मैटर और सभी प्लैनेट्स, लोग, जानवर और सभी गैलेक्सीज और तारों का मैटर समय के पहले क्षण में बना था, तकरीबन 13 बिलियन साल पहले। आखिर किस प्रकार यूनिवर्स बना और किस प्रकार सभी मैटर और एनर्जीज अस्तित्व में आए और कैसे उन मैटर ने सभी चीज़ों का निर्माण किया, तो इसका जवाब है द बिग बैंग। लेकिन आखिर जो टर्म बिग बैंग के बारे में हम जानते हैं वो असल में क्या है? क्या वो एक भयानक विस्फोट था जिसके अंदर से सभी एनर्जीज और पार्टिकल्स निकले? चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये पूरा हमारा यूनिवर्स दरअसल एक बहुत ही टाइनी पॉइंट से आया है। एक बहुत ही डेंस और हॉट पॉइंट अनइमेजिनेबल फोर्स से एक्सप्लोड होता है और मैटर क्रिएट करता है। वो मैटर फिर बाहर प्रोपेल होता है और हमारे इस वास्ट यूनिवर्स के बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनने लगते हैं। बिग बैंग एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिसकी कल्पना भी हमारे द्वारा नहीं की जा सकती। अगर इसकी कंपैरिजन हम हाइड्रोजन बॉम्ब से करें तो एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन के सेंटर में टेम्परेचर 100 मिलियन सेल्सियस होता है और जो एयर में 300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव करता है। मगर दूसरी ओर माना जाता है कि बिग बैंग ने हर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 299,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा की स्पीड से एनर्जी को थ्रो किया था। हाइड्रोजन बॉम्ब से भी 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा फास्ट। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो एक्सप्लोजन के तुरंत बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर एक सेकंड के एक छोटे से भाग में तकरीबन 1000 ट्रिलियन सेल्सियस था। यूनिवर्स का सबसे गर्म स्टार भी इस एक्सप्लोजन के टेम्परेचर की तुलना में सबसे ठंडा लगता है। लेकिन बिग बैंग को जिस तरह से सोचा और समझा जाता है वो उससे बिल्कुल अलग था। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि बिग बैंग स्पेस में हुआ कोई धमाका था, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल बिग बैंग थियरी अपने नाम से भी बिल्कुल अलग है। ना तो वो बिग था और ना ही बैंग। असल में बिग बैंग क्यों हुआ था वो आज तक हमें नहीं पता और उसके पीछे का नेचर और कारण क्या था इसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है। मगर फिर भी बिग बैंग को अगर अच्छे से समझे तो बिग बैंग थियरी के अनुसार 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक इनफाइनाइट डेंस पॉइंट, जिसके टेम्परेचर के बारे में सोचना और अनुमान लगाना भी हमारे दिमाग के लिए नामुमकिन है, वो अपने ही पॉइंट में एक्सपांड होने लगता है और एक्सपांड होते होते हमारा ये यूनिवर्स बनता है। बिग बैंग असल में कोई थियरी नहीं है। बिग बैंग एक आइडिया है जो ये कहता है कि यूनिवर्स का जन्म अचानक से हुआ था और यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है। हालांकि 20वीं सेंचुरी तक सभी को ये लगता था कि यूनिवर्स एजलेस और इनफाइनाइट है, यानी कि हमारे यूनिवर्स की ना तो कोई आयु है और ना ही कोई सीमा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने यूनिवर्स को देखने और समझने का एक बहुत ही एक्यूरेट नजरिया दिया। उसी के साथ एडविन हबल ने यह बताया कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि एक समय पे सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत नजदीक थी और साथ ही उस समय के दौरान एक्सीडेंटली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी हुई। रॉबर्ट विल्सन और एर्नो पेंजियस के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन दरअसल में बिग बैंग का लेफ्ट ओवर रेडिएशन है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन थियरी के अनुसार जब एक इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट यानी कि सिंगुलैरिटी से बिग बैंग हुआ और वो सिंगल पॉइंट जब धीरे धीरे एक्सपांड होने लगा, तब हमारा यूनिवर्स एक रैपिड कॉस्मिक इन्फ्लेशन, एक्सपांशन और कूलिंग के स्टेजेस से गुजरा था। हालांकि यूनिवर्स का एक्सपांशन अभी भी जारी है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन दरअसल में बिग बैंग से 4 लाख साल बाद हुआ था और वो इसलिए क्योंकि अपने शुरुआती समय में यूनिवर्स अपनी आज की साइज से 100 मिलियन साइज छोटा था और उसका टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम था। अगर अनुमान लगाएं तो एब्सोल्यूट जीरो से 273 मिलियन डिग्रीज अबव इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में उस समय यूनिवर्स में मौजूद सभी एटम्स क्विकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के बिखर गए थे और फिर वो छोटे पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने। इन सभी रिसर्चर्स ने बिग बैंग के आइडिया को साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थियरी बनाया
हमें ये तो पता है कि यूनिवर्स एक इनफाइनाइट और डेंस सिंगुलर पॉइंट से एक्सपांड हुआ है, लेकिन यूनिवर्स के एक्सपांड होने के लिए तब स्पेस नहीं था। दरअसल बिग बैंग ने ही स्पेस और टाइम दोनों का निर्माण किया था। बिग बैंग के पहले ना तो स्पेस था और ना ही टाइम, तो आखिर यूनिवर्स एक्सपांड कैसे हुआ? दरअसल बिग बैंग के बाद यूनिवर्स खुद के अंदर खुद में ही एक्सपांड होने लगा था। इसका एक कारण यह भी है कि ना तो यूनिवर्स की कोई बॉर्डर थी और ना ही यूनिवर्स के बाहर कुछ था। चलिए अब बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के एक्सपांशन और आज तक के सफर को अच्छी तरह से समझते हैं। जब बिग बैंग हुआ तब उस एक्सप्लोजन के बाद ही सभी मैटर्स, एनर्जीज, स्पेस और टाइम बने, और उसके बाद यूनिवर्स दो मेजर स्टेजेस से गुजरा। उनमें से एक है रेडिएशन और दूसरा है मैटर क्रिएशन। ये दो स्टेजेस यूनिवर्स के इवोल्यूशन के मुख्य स्टेजेस हैं, जिन्होंने यूनिवर्स को शेप किया। यूनिवर्स के शुरुआती समय में यूनिवर्स में कोई भी मैटर मौजूद नहीं था, मगर सिर्फ एनर्जी और सभी फोर्सेस की एंसेस्टर सुपर फोर्स मौजूद थी। और धीरे धीरे किसी अनजाने कारण से ग्रेविटी सुपर फोर्स से अलग हो गई। वैसे ही यूनिवर्स की एक अल्टीमेट फोर्स में से अलग होके दूसरी और फोर्सेस भी अस्तित्व में आई, जिसमें से एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बाद इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा और यूनिवर्स रैपिडली एक्सपांड होने लगा। देखते ही देखते यूनिवर्स एक एटम की साइज से अंगूर की साइज जितना बड़ा हो चुका था। हालांकि फिर भी यूनिवर्स बहुत ही गर्म था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और दूसरे पार्टिकल्स मौजूद थे। यूनिवर्स के शुरुआती समय में कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बस कुछ ही समय के लिए एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि ग्लूऑन से क्वार्क्स के पैर्स क्रिएट होते थे जो एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे, जिनसे और अधिक ग्लूऑन्स क्रिएट होते थे जो वापस से अन्य क्वार्क्स से इंटरैक्ट करते थे, जिनसे और भी ग्लूऑन्स और क्वार्क्स के पैर्स का जन्म होता था। यह समय ऐसा था जब मैटर और एनर्जी दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सिर्फ एक ही स्टफ थे। यही वो समय था जब मैटर और एंटी मैटर की लड़ाई में मैटर जीत गया और सभी एंटी मैटर को नष्ट कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब कोई भी एंटी मैटर नहीं बचा और हर जगह बस मैटर ही था। साथ ही अब धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक दूसरे से अलग हो गई, जिसके बाद से यूनिवर्स में अब 4 फोर्सेस मौजूद थी: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस स्टेज में यूनिवर्स में मैटर का निर्माण हो सके वो सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्स बहुत ही गर्म था और उस टेम्परेचर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नामुमकिन था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड होते गया उसका टेम्परेचर भी कम होता गया और यूनिवर्स कूल डाउन होने लगा। यूनिवर्स अब बिलियन किलोमीटर्स के डायमीटर तक स्ट्रेच हो चुका था और अब यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना हो गया था कि जिसमें क्वार्क्स एक दूसरे से बाइंड होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म करने लगे। लेकिन शुरुआती समय में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और वो एक दूसरे से फ्यूज होने लगे और फ्यूज होके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने न्यूक्लियाई का निर्माण किया और इस फ्यूजन के साथ उन्होंने यूनिवर्स के सबसे पहले एलिमेंट का निर्माण किया और वो एलिमेंट था हीलियम। यूनिवर्स के पास अब एलिमेंट्स को क्रिएट करने की एबिलिटी आ गई थी और साथ ही धीरे धीरे यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना कूल हो चुका था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अब न्यूक्लियाई से अटैच हो सके। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस द्वारा बना एटम इतना सक्षम हो चुका था कि वो किसी भी मैटर का निर्माण कर सकता था और फिर धीरे धीरे यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट का जन्म हुआ जो था हाइड्रोजन। इस समय को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस विजिबल लाइट को मूव करने से रोक रही थी और फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होने लगी और ग्रेविटी ने उन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और फिर साथ ही हाइड्रोजन ने हीलियम एटम से मिलके यूनिवर्स को कई सारे एटॉमिक क्लाउड्स दिए। उन्हीं क्लाउड्स के अंदर मौजूद गैस में इतनी मात्रा में ग्रेविटी पनप चुकी थी कि वो एटम्स को कलेक्ट कर सके और इसी के बाद एटम्स के कलेक्शन से एटम्स के क्लस्टर्स फॉर्म हुए। अगर सही मायनों में कहा जाए तो ये एटॉमिक क्लस्टर्स बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के निर्माण हेतु जरूरी और शुरुआती बीज थे। साथ ही उस समय हो रहे रेडिएशन की वजह से हाइड्रोजन डिसॉल्व होके प्लाज्मा बनाने लगा और इसी क्षण लाइट अस्तित्व में आई। फिर धीरे धीरे उन क्लस्टर से ऑब्जेक्ट बनने लगे
और फिर इसी से ही धीरे धीरे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और जीवन का निर्माण हुआ। वो सभी चीज़ें जो आज हम देखते हैं, वो सभी का निर्माण उसी सेकंड से शुरू हो चुका था, जिनसे इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक वस्तु का इकोसिस्टम संभव हुआ। बिग बैंग से आज तक के हमारे यूनिवर्स के सफ़र को अच्छे से और आसानी से समझने के लिए एक बार यूनिवर्स की इवोल्यूशन की टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। टाइमलाइन की शुरुआत होती है बिग बैंग से, जब हर चीज़ की शुरुआत हुई थी। एनर्जी, मैटर, टाइम और स्पेस सब यहीं से शुरू हुआ था। बिग बैंग से 10 टू द पावर -43 सेकंड्स के बाद, यानी कि बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के 43वें भाग के बाद यूनिवर्स में टाइम और स्पेस का निर्माण होता है। साथ ही ये भी पॉसिबल है कि सेकंड के सबसे छोटे भाग तक यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा डेंस और गर्म होता है और उसी वक्त कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू होता है, जिससे एनर्जी से भरा हुआ यूनिवर्स एक्सपांड होने लगता है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स को 1 सेकंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बिग बैंग के बाद के 1 सेकंड के 6th पार्ट के बाद यूनिवर्स का एक्सपांशन यूं ही चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड होता है, यूनिवर्स कूल डाउन होने लगता है। साथ ही यूनिवर्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस अस्तित्व में आती है और बिग बैंग से 1 सेकंड के समय होते होते, मतलब बिग बैंग के बिल्कुल 1 सेकंड के बाद यूनिवर्स में एनर्जी और फंडामेंटल पार्टिकल्स पनपने लगते हैं, जैसे कि क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस और कुछ लेस फेमिलियर पार्टिकल्स एक दूसरे से स्मैश होके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने लगे। बिग बैंग होने से 3 सेकंड के बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ आकर न्यूक्लियाई बनाने लगे और हीलियम और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स अस्तित्व में आए। हालांकि इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के ऑर्बिट में नहीं थे, जिस वजह से एटम्स स्टेबल नहीं थे। इसके बाद से शुरू हुआ रेडिएशन एरा, यानी कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसमें यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी मोस्टली रेडिएशन के फॉर्म में ही थी, जैसे कि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स, एक्स रेज, रेडियो वेव्स और अल्ट्रावायलेट रेज। और यूनिवर्स का टेम्परेचर उस समय बहुत ही हाई था। बिग बैंग से 3 लाख साल बाद यूनिवर्स में अब एनर्जी, मैटर और रेडिएशन के फॉर्म में इक्वल है। इसी दौरान ही इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बने न्यूक्लियाई के साथ लिंकअप होना शुरू किया और एटम्स को स्टेबल बनाया। ये वही एरा था जब मैटर ने एंटी मैटर को हरा दिया था और यूनिवर्स में एटॉमिक क्लाउड्स मौजूद हुआ करते थे। बिग बैंग से 300 मिलियन साल बाद ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और हाइड्रोजन और हीलियम गैस में इरेगुलरिटीज लाना शुरू कर दिया था। और साथ ही इन सब के दौरान यूनिवर्स का एक्सपांशन शुरुआत से ही जारी था और यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपांड होता गया, ये गैसेस और डेंस होती गई और यूं ही गैसेस से बढ़ती डेंसिटी की वजह से उनमें प्लाज्मा जनरेट होने लगता है और इस तरह से स्टार्स का जन्म हुआ और ऐसे ही ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ने गैलेक्सीज फॉर्म की और ऐसे ही किसी गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म में मौजूद गैस के क्लाउड में एक तारे का जन्म हुआ, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फोटॉन्स प्रोड्यूस करने लगे। उस तारे का नाम है सन के आसपास बहुत सारी गैसेस के डिस्क और डस्ट पार्टिकल्स ऑर्बिट करने लगे, जिससे सन के अराउंड बहुत से प्लैनेट्स और मून्स और एस्टेरॉइड्स ने जन्म लिया। और फिर बिग बैंग से 3.8 बिलियन साल बाद सन के अराउंड ऑर्बिट करते करते एक यूनिक प्लैनेट बना, जिसमें वॉल्केनोस और लावा फील्ड्स थी। उसे जब एक नेचुरल सैटेलाइट मून मिला, वो कूल डाउन होने लगता है और उसमें एटमॉस्फेयर फॉर्म होने लगता है। ये प्लैनेट है हमारा घर, हमारा अर्थ। और फिर धीरे धीरे अर्थ में माइक्रोस्कोपिक लिविंग सेल्स फ्लरिश होते हैं और जीवन की शुरुआत होती है। और फिर जीवन ने वहां से यहां तक का सफर तय किया। यहां तक हमने जाना कि यूनिवर्स की शुरुआत कहां से हुई, आखिर किस तरह से यूनिवर्स अस्तित्व में आया। एक बहुत ही डेंस और इन्फाइनाइटली हॉट सिंगुलर पॉइंट से एक्सप्लोजन के बाद इन्फ्लेशन और एक्सपांशन के चलते एक सिंगल माइन्यूट पॉइंट एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि बिग बैंग के पहले क्या था।
ये वही सवाल है जिसका जवाब देने में रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों सक्षम नहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है और शायद इसका जवाब हमें कभी मिल भी नहीं सकता है। इस प्रश्न के बारे में आपका क्या ख्याल है? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SciFly को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगा ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।